हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स। 1 अप्रैल से लेकर 6 अप्रैल तक जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, कोई इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट हुई है, जीआई टैग्स मिले हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, तो इस पूरे हफ्ते में क्या क्या घटनाएं हो गई हैं उनको आज हमें डिस्कस करना है। और वीडियो के एंड में आपको रिविजन क्वेश्चंस होंगे, मतलब आपका एक क्विज होगा और फिर क्वेश्चन ऑफ द डे है जिसका आंसर आप हमेशा की तरह हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। जो स्टूडेंट न्यू है मैं उनको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि आप मुझे डेली करंट अफेयर्स में भी फॉलो कर सकते हैं फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आने वाले समय में आपके जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं तो उन सब के लिए आप बिल्कुल मुझे सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स के लिए फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको अपना टाइम टेबल बताती हूँ जिन स्टूडेंट को नहीं पता है। तो डेली करंट अफेयर्स होता है 8 AM पर, ठीक है। अब बात करते हैं संडे। तो संडे को तो करंट अफेयर्स नहीं होगा, संडे को हम वीकली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। और वीकली करंट अफेयर्स हम 12 PM मतलब दोपहर में 12 बजे हम इनको डिस्कस करेंगे। हर हफ्ते डिस्कशन होगा। और फिर हम बात करते हैं मंथली। तो 9 PM का टाइम मैंने सिलेक्ट किया है। तो यहाँ पर या तो मैं मंथली करंट अफेयर्स अपलोड करती हूँ या फिर हमारी जो हिस्ट्री की PYQ सीरीज अभी चल रही है, जहाँ पर मैंने अभी आपको 2022 के SSC CGL के सभी शिफ्टों में आए हुए क्वेश्चंस को करा दिया है एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। और अभी मैंने जो दूसरा वीडियो अपलोड किया है उसमें 2023 SSC CGL के क्वेश्चन है जो पिछले साल एग्जाम में पूछे गए थे। एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं SSC के, इसलिए मैं बोल रही हूँ। और ये डेटा ना आपको किसी बुक से नहीं मिलता और आपके पास इतना समय नहीं है कि आप पूरी NCERT को पढ़ने बैठ जाओ, ठीक है। और कई बार बहुत टीचर्स भी होते हैं, इनफैक्ट मैं भी हूँ, तो कई सारे ऐसे पॉइंट्स जो हैं वो हम डिस्कस नहीं कर पाते जैसा कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो PYQ ही एकमात्र सा जरिया होता है ऐसे खुफिया क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। मैं सच बता रही हूँ, क्योंकि कहीं पे ये डेटा मिलता नहीं है जो ये लोग पूछ लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए PYQ करना बहुत ज़रूरी होता है। तो 2022 के SSC CGL के सभी शिफ्ट के हिस्ट्री के क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको दे दिए हैं और अभी हम 2023 पे काम कर रहे हैं। तो ये कुछ टाइम्स हैं, आप यहाँ पर देख पाएंगे और मुझे फॉलो कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं PDF। तो सभी की सभी क्लास, जितनी भी मैं YT पे क्लासेस ले रही हूँ, सभी क्लासेस की PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होती है। कहाँ पर? मेरे टेलीग्राम पे। सिंपली आप सर्च कर सकते हैं पूजा जैन करंट अफेयर्स, या फिर आप यहाँ देखेंगे ये मेरे टेलीग्राम है पूजा जैन CA 247, ठीक है। इतनी चीज़ें तो स्टार्ट कर ले। अब एक बार मैं बताना चाहती हूँ आज के टॉपिक ऑफ डिस्कशंस क्या क्या हैं। सबसे पहले हम इम्पॉर्टेंट डेज देखेंगे जो भी डेज न्यूज़ में है। देन शॉर्ट में कवर करेंगे पर्सन इन न्यूज़, इस पूरे हफ्ते कौन कौन से ऐसे व्यक्तित्व थे चर्चा में थे, ठीक है। फिर हम नेशनल न्यूज़ देखेंगे, जो भी इवेंट्स हुए हैं हमारे नेशनल लेवल पे। और फिर आपको 30 क्वेश्चन का क्विज है और क्वेश्चन ऑफ द डे है। तो ये बेसिकली आज हमारे वीकली करंट अफेयर्स के मुद्दे हैं, हॉट टॉपिक्स यही हैं आज के, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। और पहली बार चैनल पे आ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन भी मिल सके, और ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को शेयर करना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 1 अप्रैल से हमारी कहानी शुरू होती है। 1 अप्रैल वही दिन है जब 1936 में 1936 में उड़ीसा स्टेट का फॉर्मेशन होता है, एक अलग प्रोविंस बनता है। दैट्स वाई हम 1 अप्रैल 1936 के बाद से उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाते हैं। तो 1 अप्रैल को हमने उड़ीसा दिवस या उड़ीसा डे सेलिब्रेट किया। फिर है 1 से लेकर 7 अप्रैल, 1 to 7 अप्रैल के बीच में आप देखेंगे प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक सेलिब्रेट किया गया। 1960 में हमारी कंट्री के जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, और कंट्री की पहली हेल्थ मिनिस्टर राजकुमारी अमृत कौर, उन्होंने यहाँ पर फॉर्म की थी नेशनल सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस। और तब से हम 1 से लेकर 7 अप्रैल के बीच में प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस डे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है 2 अप्रैल। 2 अप्रैल को हमने वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे सेलिब्रेट किया। ऑटिज्म एक बीमारी होती है जो जनरली नर्वस सिस्टम या ब्रेन को डैमेज कर देती है, ब्रेन का उतने अच्छे तरीके से विकास नहीं हो पाता। थीम क्या है? मूविंग फ्रॉम सर्वाइविंग टू थ्राइविंग ऑटिस्टिक इंडिविजुअल्स। जो आपके जो बच्चे हैं छोटे जो कि ऑटिज्म का शिकार है, मतलब जिनका शरीर तो बढ़ गया है लेकिन बुद्धि अभी थोड़ा सा कम है, तो उनके भी तो अपने राइट्स होते हैं ना, इसलिए इस दिन को मनाया जाता है। 4 अप्रैल की बात करते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ द माइन अवेयरनेस 2024। 4 अप्रैल को मनाया गया। थीम है प्रोटेक्टिंग लाइव्स बिल्डिंग पीस। डन। नेक्स्ट, अभी जो 5 अप्रैल है, आपको यहाँ पे
अगर मैं आप पूछना चाहो कि मैम इतने सारे दिन कैसे याद रखें, तो मैं बोलूँगी ये वाला दिन मत भूलना, बाकी अगर थोड़ा बहुत भूल भी गए तो काम चल जाएगा। ठीक है, 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे सेलिब्रेट किया, और इस बार हमने ना पूरा नेशनल मैरीटाइम वीक सेलिब्रेट किया है। कब से कब तक? 30 मार्च से लेकर 5 अप्रैल के बीच में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेलिब्रेट किया है 30 मार्च टू 5 अप्रैल के बीच में, और ये 61st नंबर का एडिशन था नेशनल मैरीटाइम वीक का। थीम है सस्टेनेबल शिपिंग अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस, इस साल ये थीम बनाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट 5 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस या विवेक दिवस भी बोल सकते हैं, अंतरकरण दिवस भी बोल सकते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस हमने सेलिब्रेट किया 5 अप्रैल को, और ये 5th एडिशन था। थीम है प्रमोटिंग अ कल्चर ऑफ पीस विथ लव एंड कॉन्साइंस। डन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डे थे जो इस पूरे हफ्ते हमने सेलिब्रेट किए। अब फटाफट से क्विक रिवाइज करेंगे हम इंपॉर्टेंट जितने भी पर्सन न्यूज में थे। ठीक है, स्टार्ट करें, बहुत फास्ट चलूंगी, जल्दी जल्दी समझ लेना। ओके, चलिए, सबसे पहले पर्सन है, ये है सीताराम मीना। इनको, ये नाइजर कंट्री दिख रही है आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट की, इसी नाइजर कंट्री में इंडिया का नेक्स्ट एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। मैं आपको बता दूं, जितने भी हमारे एम्बेसडर होते हैं, राजदूत होते हैं, इनको अपॉइंट करने की जिम्मेदारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की होती है, हमारे विदेश मंत्रालय का काम है। तो सीताराम मीना को अपॉइंट किया है इंडिया का नेक्स्ट एम्बेसडर नाइजर में। कुछ समय पहले आपने न्यूज में देखा होगा कि अभय ठाकुर जी को अपॉइंट किया गया था इंडिया का एनबॉय, इंडिया के दूत, कहां पर? म्यांमार में। वैसे विनय कुमार को भी अपॉइंट किया है इंडिया का एम्बेसडर, कहां पर? रशिया में। तो ये 3 कुछ इंपॉर्टेंट आपके एम्बेसडर्स हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट, ये है पंकज द्विवेदी, और इन्हें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन चुके हैं पंकज द्विवेदी। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन 11 नवंबर को 1919 में हुआ था, और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। कुछ समय पहले, मतलब जनवरी मंथ की बात करते हैं, तो जनवरी मंथ में ना ये है ए मनी मेखले, इन्हें मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ अपॉइंट किया गया था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का। नेक्स्ट पर्सन है, उनके बारे में बात करेंगे। रिसेंटली हॉकी इंडिया ने 6th एनुअल हॉकी इंडिया अवार्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है। सबसे पहले बात करते हैं मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बने हैं। तो मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर बने हैं हमारी हॉकी टीम के वाइस कैप्टन हार्दिक सिंह, और वीमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर बनी है सालिमा तेते। ये दोनों जो पर्सन है, मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर और वीमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर, इनको प्राइज मनी दी जाएगी 25 लाख रुपीज, 25 लाख रुपए। ठीक है, अब इसके अलावा हॉकी इंडिया ने कहा है कि जैसे अपना आईपीएल होता है, वैसे ही हॉकी इंडिया लीग भी होती है, और वो लास्ट एडिशन 2017 में हुआ था, लेकिन हम इसको वापस से रिवाइज करते हैं, और आने वाले साल में, मतलब 2025 से हम अनाउंस करते हैं रिवाइवल ऑफ हॉकी इंडिया लीग। क्लियर है? डर इतनी चीजें। चलिए, इसके अलावा हार्दिक सिंह को एक और अवार्ड यहाँ पर दिया गया है। कौन सा अवार्ड है आप देख सकेंगे? बलबीर सिंह सीनियर ट्रॉफी। बलबीर सिंह सीनियर ट्रॉफी भी किसको दी गई है? हार्दिक सिंह को दी गई है, और इस ट्रॉफी में भी 25 लाख रुपए कैश प्राइज दिया जाता है। अब कुछ और पर्सन है जिनको अवार्ड्स दिए गए हैं, जैसे कि अशोक कुमार का नाम आप याद रख सकते हैं। इन्हें मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, और इसमें जो प्राइज मनी होती है वो 30 लाख होती है, 30 लाख रुपए होती है। ठीक है, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। यहाँ पर देखो, पी.आर. श्रीजेश गोलकीपर ऑफ द ईयर बन गए हैं। हरमनप्रीत सिंह डिफेंडर ऑफ द ईयर बन गए हैं। हार्दिक सिंह मिडफील्डर ऑफ द ईयर अपॉइंट हुए हैं। वहीं अभिषेक को फॉरवर्ड ऑफ द ईयर अपॉइंट किया गया, और इन सबको भी 5-5 लाख रुपए दिया जाता है प्राइज मनी। तो आप इनकी प्राइज मनी, और हो सकता है यार प्लेयर के नाम आपको ऐसे ना पूछे प्राइज मनी या फिर प्राइस के हिसाब से, वो डायरेक्टली पूछ लिया जाए कि दीपिका सोरेंग जो न्यूज में है वो किस फील्ड से एसोसिएटेड है या कौन से स्पोर्ट से है। तो इस तरीके से क्वेश्चन जनरली ज्यादातर पूछे जाते हैं, तो आप इनके स्पोर्ट्स याद रखेंगे कि कौन से गेम से ये है। ठीक है, बात करते हैं मियामी ओपन। मियामी ओपन रिसेंटली फ्लोरिडा यूएसए में हुआ था। जब कोई भी इस तरीके के टूर्नामेंट होते हैं तो जनरली मेन सिंगल और विमेन सिंगल का टाइटल पूछा जाता है। तो आइए हम पहले वही देख लेते हैं। ठीक है, तो मियामी ओपन में मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता है? इटालियन टेनिस प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर है जिनका नाम है जेनिक सिनर, उन्होंने मेन सिंगल का टाइटल जीता है। वीमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता है? तो वीमेन सिंगल का टाइटल अमेरिका की टेनिस प्लेयर डेनियल कॉलिंस ने जीता है। अब हम यहाँ पे मेंस डबल का टाइटल भी पढ़ेंगे। मेंस डबल का टाइटल तभी पूछा जाता है या तभी पढ़ा जाता है जब वहां पे कोई इंडियन एसोसिएट हो।
तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे मेंस डबल का टाइटल, तो ये हमारे पेयर ने जीता है। आप इस पेयर में देख सकते हैं ये रोहन बोपन्ना है और उनके जो पार्टनर हैं वो है मैथ्यू इब्डेन, और मैथ्यू इब्डेन ऑस्ट्रेलिया से हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारे लिए डबल टाइटल भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे, अब ये हमारे बैडमिंटन प्लेयर हैं चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज। ठीक है, ये जो मेंस डबल है ये वर्ल्ड नंबर 1 रैंक में काफ़ी लंबे समय से, लगभग 10 वीक से है, और इन्होंने सानिया नेहवाल का रिकॉर्ड ब्रेक किया है। सानिया नेहवाल 2015 में इंडिया में अगर बात करो, इंडियन प्लेयर की बात करो, तो वर्ल्ड नंबर 1 बनी थी 2015 में, और 9 वीक्स तक वर्ल्ड नंबर 1 थी। लेकिन हमारा ये जो पेयर है ये 10 हफ्तों तक अभी तक वर्ल्ड नंबर 1 है, इसलिए बोला जा रहा है कि इन्होंने सानिया नेहवाल का टाइटल जो रिकॉर्ड था वो ब्रेक कर दिया। बहुत ही कम हमारे कंट्री के ऐसे बैडमिंटन प्लेयर हैं जो वर्ल्ड नंबर 1 है, जैसे कि आप सबसे पहले बात करते हैं प्रकाश पादुकोण जी, जो सबसे पहले वर्ल्ड नंबर 1 बने थे इंडिया में। ठीक है, फिर उसके बाद आपने सानिया नेहवाल का नाम सुना है, फिर किदाम्बी श्रीकांत है, लेकिन पहली बार कोई डबल या फिर आप कह सकते हैं डुओ है जो कि वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग पे है, और वो आप चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज को देखेंगे। तो ये नाम तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, आपको पता ही है हमारे एग्जाम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, ये है शिफाली शरण, और इन्हें प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल बनाया गया है PIB, मतलब प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में, और इन्होंने मनीष देसाई को रिप्लेस किया है। ये 5वीं नंबर की महिला है जो इस पोजीशन पे पहुंची है, शेफाली शरण, और किसको रिप्लेस किया है? मनीष देसाई को। अगले पर्सन के बारे में बात करते हैं, तो ये कौन है? हमारे टोक्यो ओलंपिक मेडलिस्ट, नाम है मीराबाई चानू, और मीराबाई चानू हमारी कंट्री की एकमात्र वेट लिफ्टर बन गई हैं जो कि पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई की हैं। ठीक है, इसलिए इनका नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट पर्सन के बारे में बात करते हैं जिनका नाम है जुडिथ सुमिनवा तुलुका, और ये पहली प्राइम मिनिस्टर बन गई हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो की, और ये भी आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट में देखने को मिल जाएगा। तो पहली प्राइम मिनिस्टर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है संजय नायर। संजय नायर प्रेसिडेंट बन गए हैं एसोचैम, एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, फॉर 24-25 के लिए, 2024-25 के लिए एसोचैम के प्रेसिडेंट बने हैं संजय नायर, और इन्होंने किसे रिप्लेस किया है? इन्होंने अजय सिंह को रिप्लेस किया है। ठीक है, अब ये तो सबको पता है ये कौन है भाई, पंकज आडवाणी नाम है इनका, और स्नूकर एंड बिलियार्ड से एसोसिएटेड है। इन्हें मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड भी मिल चुका है, इन्हें पद्म भूषण अवार्ड भी 2018 में मिल चुका है। अभी न्यूज़ में क्यों है? अभी न्यूज़ में इसलिए हैं, इन्होंने CCI बिलियर्ड्स क्लासिक टाइटल अपने नाम किया है रिसेंटली, इसलिए न्यूज़ में है। तो आपने देखा होगा जब भी पंकज का नाम एग्जाम में पूछा जाता है, पंकज आडवाणी का, तो उनके स्पोर्ट्स से रिलेटेड ही जनरली एग्जाम पूछा जाता है, नाम पूछा जाता है कि ये किस फील्ड से है, तो इनका नाम भी याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है संतोष कुमार झा, इन्हें CMD बनाया गया है कोंकण रेलवे का, और अभी हमारे देश में टोटल 19 रेलवे जोन ऑपरेट हो रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है भाई, क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने थे 2014 में, तब ये भी पहली बार इजिप्ट के प्रेसिडेंट बने थे। ठीक है, नाम क्या है? अब्दुल फतह अल सीसी, और ये 3rd टर्म के लिए राष्ट्रपति चुने गए हैं इजिप्ट के। और आपको मैं बता दूं, हमारे देश में जैसे राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन इनके यहाँ ऐसा नहीं है, इनके यहाँ 6 साल का होता है। तो इसलिए 2030 तक, 2030 तक प्रेसिडेंट रहने वाले हैं इजिप्ट के। ठीक है, नेक्स्ट, ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, राकेश मोहन। राकेश मोहन फॉर्मर डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI रह चुके हैं, और अभी ये हमारे जो प्राइम मिनिस्टर की इकोनॉमिक एडवाइजरी पैनल है उसके भी पार्ट टाइम मेंबर हैं। फिलहाल इन्हें वर्ल्ड बैंक की इकोनॉमिक एडवाइजरी पैनल में मेंबर बनाया गया है, और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है, एंड वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम है अजय बंगा। ठीक है, ये कौन है भाई? आयुष्मान खुराना है, और इलेक्शन कमीशन के कहने पर इन्होंने यूथ से अपील की है कि आने वाले लोकसभा इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अब यहाँ पर मैं कुछ प्लेयर्स बता रही हूँ जो नाम आपको नहीं भूलने हैं। ठीक है, सभी के सभी चेस प्लेयर हैं, फर्स्ट थिंग तो आपको ये याद रखना है। चलिए, सो हम बात कर रहे हैं इंडिया नंबर 1 चेस प्लेयर के बारे में। तो इंडिया के नंबर 1 चेस प्लेयर बन गए हैं अर्जुन इरगेसी, और इनकी ओवरऑल वर्ल्ड में रैंकिंग कितनी है?
9th पोजीशन पे है। रिसेंटली जो फिडे की रैंकिंग रिलीज हुई है ना, उसी के बारे में डिस्कशन हो रहा है। ये टॉप 5 इंडियन प्लेयर्स हैं, इनकी ये इंडिया रैंकिंग मेंशन है और यहाँ पर ये ओवरऑल रैंकिंग मेंशन है। कौन कौन है? अर्जुन एरगेसी फर्स्ट नंबर पे, ओवरऑल 9th नंबर पे। सेकंड नंबर पे विश्वनाथन आनंद, थर्ड नंबर पे आर प्रज्ञानंदन, फोर्थ नंबर पे डी गुकेश और फिफ्थ नंबर पे विदित संतोष गुजराती आपको देखने को मिलेंगे। पांचों प्लेयर के नाम आपको याद रखने हैं। ये तो हो गया इंडिया की बात। अब वर्ल्ड नंबर 1 कौन है? तो वर्ल्ड नंबर 1 है मैग्नस कार्लसन। ठीक है, मैग्नस कार्लसन वर्ल्ड नंबर 1 चेस प्लेयर है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगले पर्सन है सरफुद्दुल्ला, बिकम्स बांग्लादेश फर्स्ट आईसीसी एलाइट एम्पायर। तो रिसेंटली आईसीसी ने अपने एलाइट एम्पायर के पैनल में इनका नाम भी शामिल किया है और नाम है सरफुद्दुल्ला, और ये बांग्लादेश के पहले ऐसे पर्सन हैं जिनको इस पैनल में शामिल किया गया। सो डन। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी नेशनल न्यूज़, और नेशनल न्यूज़ में फर्स्ट न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं टेंटेटिव यूनेस्को लिस्ट। रिसेंटली यूनेस्को ने एमपी की 6 हेरिटेज साइट को अपने टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया है। अब एक एक करके देखते हैं वो 6 साइट कौन कौन सी हैं। तो पहली साइट है आपकी यहाँ पे खूनी भंडारा। खूनी भंडारा साइट आपको बुरहानपुर एमपी में देखने को मिल जाएगी। बुरहानपुर वही जगह है जहाँ पे आसिरगढ़ का किला भी देखने को मिलता है। ठीक है, ये जो साइट है वो बेसिकली वाटर मैनेजमेंट के लिए जानी जाती है और यहाँ पे पर्शियन आर्किटेक्ट में आप देखेंगे मुगल एरा के 8 वाटर वर्क देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ग्वालियर का किला। ग्वालियर का किला सभी को पता है, बहुत ही फेमस किला है। सूरज सेन ने बनवाया था और कई सारे राजवंशों ने जैसे कि तोमर, गुर्जर प्रतिहार, इनफैक्ट मुगलों ने भी यहाँ पे रूल करने का काम किया है। नेक्स्ट है गौंड मेमोरियल ऑफ रामनगर मंडला। इसके अलावा हिस्टोरिकल ग्रुप ऑफ धमनार। धमनार की 51 जो रॉक कट केव्स हैं जो कि लगभग 7th सेंचुरी के आसपास स्तूपास और चैत्र बनाए गए हैं, उनको भी यहाँ पे हेरिटेज लिस्ट में, टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है। फिर है भोजेश्वर महादेव मंदिर, राजा भोज ने इसका निर्माण करवाया था, लॉर्ड शिवा को ये डेडिकेटेड है। नेक्स्ट है रॉक आर्ट साइट्स ऑफ द चंबल वैली। तो चंबल नदी वैली में जो रॉक साइट्स हैं जो कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में फैली हुई हैं, जो कि एंशियंट ह्यूमन और कैसे हमारा कल्चर इवोल्यूशन हुआ उसके बारे में बताती हैं। तो ये कुछ साइट्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जिनको रिसेंटली यूनेस्को ने अपनी टेंटेटिव लिस्ट में ऐड किया है। ठीक है, अब यहाँ पे 60 से ज़्यादा प्रोडक्ट को जीआई सर्टिफिकेशन दिया गया है। हम कुछ प्रोडक्ट्स के नाम देख लेते हैं जिन्हें जीआई सर्टिफिकेशन रिसेंटली दिया गया। पहली बार ऐसा हो रहा है, इतने सारे प्रोडक्ट्स को एक ही साथ जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे त्रिपुरा से। तो त्रिपुरा के आप यहाँ पे 2 प्रोडक्ट देख पाएंगे। पहला नाम है मातावड़ी पेरा। ये मातावड़ी पेरा है और यहाँ पर आप यहाँ एक अटायर देख पा रहे हैं जो त्रिपुरा के लोग पहनते हैं, जिसका नाम है क्या? रिगनाई पार्चा। ठीक है, तो इन दोनों प्रोडक्ट को त्रिपुरा से जीआई सर्टिफिकेशन मिला है। कुछ समय पहले त्रिपुरा के पाइनएप्पल्स को भी जीआई सर्टिफिकेशन मिला था और त्रिपुरा का एक और ट्रेडिशनल अटायर है जो वहाँ की महिलाएं पहनती हैं, रीशा, इसको भी जीआई सर्टिफिकेशन मिल चुका है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारे प्रोडक्ट को जीआई सर्टिफिकेशन मिला है और सबसे ज्यादा प्रोडक्ट जिनके पास जीआई टैग पहुंच चुका है वो कौन है? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश यहाँ पर लीड कर रहा है। उत्तर प्रदेश के पास टोटल 69 जीआई प्रोडक्ट है। तो फर्स्ट नंबर पे उत्तर प्रदेश और सेकंड नंबर पे तमिलनाडु है। अगर हम सिटीज की बात करें ना, तो सिटीज में टॉप पर है वाराणसी। वाराणसी के 30 प्रोडक्ट्स है, 30 प्रोडक्ट जिनको जीआई सर्टिफिकेशन दिया गया है। ठीक है, जब उत्तर प्रदेश की बात हो रही तो उत्तर प्रदेश का पहला फर्स्ट फार्म प्रोड्यूस जिसे जीआई सर्टिफिकेशन दिया गया है वो कौन सा है? आप देखेंगे व्हीट वैरायटी। बुंदेलखंड की व्हीट वैरायटी है, उत्तर प्रदेश में ग्रो की जाती है, जिसका नाम क्या है? कठिया गेहूं या कठिया व्हीट, और इसे भी जीआई सर्टिफिकेशन रिसेंटली दिया गया है। डन। नेक्स्ट, पारादीप पोर्ट, द टॉप कार्गो हैंडलिंग पोर्ट इन इंडिया इन 23-24। तो यहाँ पे हमारे जो पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उन्होंने हमको इन्फॉर्मेशन दी है। क्या इन्फॉर्मेशन दी है? कि पारादीप पोर्ट उड़ीसा में है और वो हमारे इंडिया का टॉप पोर्ट है कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी के मामले में, और इसने दीनदयाल जो कांडला गुजरात का पोर्ट है उसको पीछे छोड़ दिया और गुजरात वाला जो पोर्ट था वो बहुत लंबे समय से पहली पोजीशन पे चल रहा था। ठीक है, अब 2023-24 में पारादीप पोर्ट ने कितने कार्गोज को हैंडल किया है? तो आप देख पाएंगे 145.38 मिलियन मैट्रिक टन कार्गो इसने हैंडल किया, जबकि इसकी कैपेसिटी आप देखेंगे कि 289 मिलियन मैट्रिक टन की है, मतलब कैपेसिटी और ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट है
गवर्नमेंट परमिट एक्सपोर्ट ऑफ काला नमक राइस। रिसेंटली गवर्नमेंट ने काला नमक राइस के एक्सपोर्ट को परमिट कर दिया है, लेकिन अप टू आप देखेंगे कि 1000 मेट्रिक टन ही काला नमक राइस को एक्सपोर्ट किया जाएगा, दूसरे देशों में भेजा जाएगा, वो भी 6 स्पेसिफाइड कस्टम स्टेशन से। 6 ऐसे स्टेशन सेलेक्ट किए गए हैं, वहां से ही काला नमक राइस को एक्सपोर्ट किया जाएगा, वो भी 1000 मेट्रिक टन का ही। क्लियर, ये बात यहाँ पे बताई गई है। तो वो 6 कस्टम स्टेशन कौन कौन से, तो आप देख पाएंगे वाराणसी एयर कार्गो, फिर जवाहरलाल नेहरू कस्टम सेंटर महाराष्ट्र में, कस्टम सेंटर इन कांडला, इसके अलावा लैंड कस्टम स्टेशन है बारनी, सोनोली एंड नेपालगंज रूट में। ठीक है, यहाँ से काला नमक राइस को भेजा जाएगा। काला नमक राइस जीआई सर्टिफाइड है, ठीक है, और अपनी न्यूट्रिशनल वैल्यूज, इसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जिंक और आयरन होता है और स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस के लिए बेसिकली जाना जाता है। ठीक है, ये लगभग उत्तर प्रदेश के 11 डिस्ट्रिक्ट्स में इसको ग्रो किया जाता है। ठीक है, और बोला जाता है कि अगर काला नमक राइस को रेगुलर आप यूज करते हो तो ये प्रिवेंट करता है अल्जाइमर डिसीज को। नेक्स्ट है इंडियाज GEM, मतलब इंडिया का गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन गया है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे कोरिया का ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, सेकंड नंबर पे सिंगापुर का है, एंड थर्ड नंबर पे इंडिया का ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट ई कॉमर्स, आपको ई मार्केट जो है वो 3rd पोजीशन पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। ऐसा बताया गया है कि इस फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से 4 लाख करोड़ रुपए के प्रोडक्ट को प्रोक्योर किया गया है, खरीदा गया है। अब ये जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है ये हमारे लिए नहीं है, हम यहाँ पे जाके शॉपिंग नहीं करते। तो यहाँ पे शॉपिंग कौन करता है, यहाँ पे गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एंटिटीज शॉपिंग करती हैं, ग्राम पंचायतें शॉपिंग करती हैं। बेसिकली इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे प्राइवेट प्लेयर और हमारे जो गवर्नमेंट प्लेयर्स है वो सब अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे बेचने का काम करते हैं। जैसे कि राजनाथ सिंह जी आज सुबह सुबह सो के उठे हैं और उनका मन है कि चलो हम गरुड़ एरोस्पेस से जाके ड्रोन्स को खरीद लेते हैं, त्रिशूल को, तो वो यहाँ जाएंगे खरीद लेंगे। ठीक है ना, तो इस तरीके से यहाँ पे जो प्रोक्योरमेंट करता है वो कौन करता है, हमेशा याद रखिएगा गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एंटिटीज ही करती है, जिसके CEO कौन है, RK सिंह आपको, सॉरी PK सिंह आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे नीमू पद्मा दारचा रोड इन लद्दाख। आप यहाँ एक रोड देख रहे हैं जो लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को कनेक्ट कर रही है, और ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी रोड है जो कि नीमू से दारचा को कनेक्ट करती है, इसलिए इसे नीमू दारचा रोड के नाम से कहा गया है। और इस रोड को BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने कंस्ट्रक्ट किया है। लगभग 298 किलोमीटर की आपको ये रोड देखने को मिलेगी अलोंग द कारगिल लेह हाईवे, और ये रोड भी आपका लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को बेसिकली कनेक्ट करने का काम करती है। खास बात यह है कि एक शॉर्ट पाथ है, ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी है, और इस पूरे पाथ में केवल और केवल एक ही टनल है। और वो पास कौन सा है, तो यहाँ पर मेंशन किया गया है कि उस पास का नाम है सिनकुल्ला पास। केवल इस रास्ते में एक ही पास आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बाकी ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है अबाउट द BRO। नेक्स्ट है इंडिया टीवी रिपोर्ट 2024। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टीबी रिपोर्ट को पब्लिश किया था, क्योंकि हमारा तो टारगेट ही है ना कि 2025 तक हमें टीबी को एलिमिनेट कर देना है भारत से। ठीक है, अब ये जो रिपोर्ट है वो 2001 से पब्लिश हो रही है। इस रिपोर्ट में क्या क्या कहा जा रहा है, तो सबसे पहली बात इस रिपोर्ट में कही है कि इंडिया का बर्डन कितना है, या इंडिया का कंट्रीब्यूशन कितना है ग्लोबल बर्डन में। पूरे विश्व में जितने भी टीबी केसेस है उसमें भारत का क्या सहयोग है, तो भारत का सहयोग है कितना, 27% है। ठीक है, 27% भारत में केसेस आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बात है मॉर्टिलिटी रेट। टीबी बीमारी के कारण, जो कि बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है और लंग्स को इफेक्ट करती है, इसके कारण कितनी डेथ होती हैं, तो यहाँ पर बोला गया है कि मॉर्टिलिटी रेट थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है। 2021 में 4.94 लाख था और अभी ये रिड्यूस होकर 3.3 लाख हो गया है। ठीक है, इसके अलावा बोला गया एस्टिमेट केसेस 2024 में कितने थे, 27 लाख के आसपास एस्टिमेटेड केसेस थे। मैक्सिमम केस रिपोर्ट कहाँ हुए, तो गवर्नमेंट के हेल्थ सेंटर से आपको मैक्सिमम केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है, 30% या 32% आप देखेंगे प्राइवेट सेक्टर का है, और एस्टिमेटेड मॉर्टिलिटी रेट आप देखेंगे 3.2 लाख के आसपास आपको मिल जाएगी। जैसे कि इंडिया का टारगेट है, वैसे WHO का भी टारगेट है कि पूरे वर्ल्ड से हम टीबी को खत्म कर देंगे 2035 तक, ऐसा इनका टारगेट है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने ही लॉन्च किया है माई CGHS ऐप।
ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, तो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम को 1954 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। किस लिए लॉन्च किया था? अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो बेनिफिशरीज हैं, जो पेंशनर्स हैं, तो उनको हेल्थ केयर बेटर फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए इसे लॉन्च किया गया था। अब इसके लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है कि सारी चीज़ें अब डिजिटली अवेलेबल होंगी, और iOS मतलब आपके आईफोन के लिए बेसिकली इस नए एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। क्या फ़ायदा होगा? तो इससे आपको अपॉइंटमेंट करना ईजी हो जाएगा। डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेनी है, रिशेड्यूल करना है, कैंसिल करना है, ठीक है। आप इसमें अपनी सारी लैब की रिपोर्ट को एक्सेस कर सकते हैं। ओके इसके अलावा आपके घर के आसपास कोई वेलनेस सेंटर है तो उसको आप लोकेट कर सकते हैं। आपको रीएम्बर्समेंट क्लेम करना है तो आप इजीली क्लेम कर सकते हैं। और आपका जो पास्ट जो भी रिकॉर्ड है, आपके क्या दवाइयाँ चल रही थी, कौन सी डोजेस थी या क्या मेडिकेशन था, वो पूरा रिकॉर्ड यहाँ पर हो जाता है। तो इस तरीके से ये एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। डन। नेक्स्ट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है मिथ वर्सेस रियलिटी रजिस्टर। आप यहाँ देख सकते हैं कई फेक इन्फॉर्मेशन मार्केट में होती हैं, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि हम बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से अपना इलेक्शन कमीशन ने कहा है बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से और इंटीग्रिटी के साथ इलेक्शन कराते हैं और वही कराएंगे। तो अगर आपको कोई भी मिथ है तो आप यहाँ पे फैक्ट चेक कर सकते हैं, ठीक है। रेगुलर बेसिस पे इस पोर्टल को अपलोड किया जाएगा, अपडेट किया जाएगा। और इसे लॉन्च किसने किया है? इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया राजीव कुमार ने। और इनके साथ साथ प्रेजेंट थे कौन? ज्ञानेश कुमार और सुखवीर सिंह संधू, जो कि अभी नए नवेले आपके इलेक्शन कमिश्नर बने हुए हैं, ठीक है। इसमें आपको वाइड एरिया कवर्ड होगा, यूजर फ्रेंडली है, ईवीएम की इन्फॉर्मेशन है, वीवीपैट की इन्फॉर्मेशन है, इलेक्टोरल रोल है, या आपका कंडक्ट ऑफ इलेक्शन है, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट अप्रूव अनियन एक्सपोर्ट टू 5 फ्रेंडली कंट्री। रिसेंटली गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया है कि हम अपने 5 फ्रेंडली देशों को एक्सपोर्ट करेंगे अनियन, क्योंकि 2023 में अनियन के एक्सपोर्ट पे बैन कर दिया था, बंद कर दिया था, क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड इतनी ज़्यादा थी, घरेलू खर्चे ही पूरे नहीं हो पा रहे थे, घर में ही प्याज की वैल्यू इतनी ज़्यादा हो रही थी, तो बाहर क्या बेचते, तो बंद कर दिया था। वापस से उन्होंने कहा कि हम केवल 5 ही देशों में अलाउ कर रहे हैं यहाँ पर अनियन को। वो कौन कौन से देश है? बांग्लादेश, यूएई, बहरीन, मॉरिशियस और भूटान आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो डेटा भी मेंशन है कि कौन से देश में कितना हम अनियन एक्सपोर्ट करने वाले हैं। अब गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि ये जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 है, इसके लिए हम अनियन का बफर स्टॉक रेडी करेंगे। कितना हमें बफर स्टॉक रेडी करना है? 5 लाख टन हमें प्याज को प्रोक्योर करना है, खरीद के रखना है बफर स्टॉक की तरह। कभी मतलब प्याज के अगर दामों में वृद्धि हो तो एटलीस्ट हम दामों को कम कर सके मार्केट में, ठीक है। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी गई है? तो नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन एंड नेशनल कंज्यूमर कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को ये जिम्मेदारी है कि आपको 5 लाख टन अनियन खरीद के उसको सहेज के रखना है, ठीक है। अब इंडिया जो है वो वर्ल्ड में टॉप पर आता है अनियन के एक्सपोर्ट के मामले में, लेकिन अगर प्रोडक्शन या ग्रोइंग के मामले में बात करें तो सेकेंड नंबर पे है। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट अनियन ग्रोइंग कंट्री आफ्टर चाइना, ठीक है। सबसे ज्यादा हमारे देश में अनियन कहाँ होता है? महाराष्ट्र में होता है, ओके। नेक्स्ट, इंडिया टू बिल्ड फर्स्ट कमर्शियल क्रूड ऑयल स्ट्रेटेजिक स्टोरेज। अब यहाँ पे वर्ल्ड में अगर बात करेंगे तो इंडिया वर्ल्ड का 3rd बिगेस्ट ऑयल कंज्यूमर भी है और ऑयल को इंपोर्ट भी करता है, क्योंकि हमारी डोमेस्टिक डिमांड बहुत ज़्यादा है, उतना हमारे यहाँ प्रोडक्शन तो होता नहीं है, तो हम क्रूड ऑयल को जनरली क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं। अब आपने इंपोर्ट कर लिया तो आपको कोई ना कोई स्टोरेज कैपेसिटी तो चाहिए, तो स्टोरेज टैंक बनाए जाते हैं जिसमें इस क्रूड ऑयल को हम स्टोर करके रखते हैं। अभी हमारी जो कैपेसिटी है कि हम हमारी जो नेशनल डिमांड को 9 डेज तक फुल कर सकता है। मतलब अगर कहीं से भी हमने तेल लेना बंद कर दिया तो 9 दिनों तक हमारे पास स्टोरेज है कि हम 9 दिनों तक सरवाइव कर पाएंगे, ठीक है। चलो आगे हम बात करते हैं। तो इंडिया पहला अपना कमर्शियल क्रूड ऑयल स्ट्रेटेजिक स्टोरेज रेडी करने के लिए तैयार है। इसके लिए प्राइवेट सेक्टर में बिडिंग की बात की गई है। जो बिड अच्छा करेगा उसको ये अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो यहाँ पर ऑयल स्टोरेज बना सकता है। ये जो ऑयल स्टोरेज है ये कितना होगा? 2.5 मिलियन टन का अंडरग्राउंड स्टोरेज होगा। कहाँ पे? पदूर, कर्नाटका में होगा। और 2029-30 29-30 तक प्राइवेट प्लेयर इसे रेडी करके देंगे, इसे रेडी करेंगे, जिसमें टोटल खर्चा अप्रोक्सीमेटली $659 मिलियन का आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट,
मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन गोवा लॉन्च डिजी यात्रा सिस्टम। तो यहाँ पे जो हमारा गोवा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो 14th नंबर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है, जिसमें डिजी यात्रा सिस्टम को लाया गया है। पहली बार ये जो कॉन्सेप्ट था वो 1 दिसंबर को 2022 में ज्योति आदित्य सिंधिया ने लाया था, वो भी 3 एयरपोर्ट में। कौन कौन से एयरपोर्ट? इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली में, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु में, और लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाराणसी में। और 14th नंबर का स्टेशन बन गया है हमारा, एयरपोर्ट बन गया है, सॉरी, मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां पर डिजी यात्रा सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि एक बायोमेट्रिक इनेबल सिस्टम होता है और आप इससे बच सकते हैं क्यू में खड़े होने के लिए। आपके बोर्डिंग पास से डायरेक्टली ये लिंक हो जाता है, तो बार बार आपको सिक्योरिटी चेक की जरूरत नहीं पड़ती। डन। तो ये थे आज के हमारे नेशनल अफेयर्स। जो भी पूरे हफ्ते हमने जो भी नेशनल न्यूज़ इंपॉर्टेंट पढ़ी है वो हमने डिस्कस कर ली। चलिए अब बात करते हैं क्विज की। 30 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और आपका जो भी स्कोर होता है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट है, रिसेंटली अ 900-year-old कन्नड़ा इंस्क्रिप्शन फ्रॉम द कल्याणा चालुक्य डायनेस्टी वॉज डिस्कवर इन विच स्टेट। तो 900 साल पुराना चालुक्य डायनेस्टी से हमको ये इंस्क्रिप्शन मिला है, कहाँ पर मिला है, जिसमें टैक्स कलेक्शन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन मेंशन है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, तेलंगाना स्टेट से। नेक्स्ट है, मातावेडी पेड़ा एंड पारचा रिसेंटली गॉट अ जीआई टैग। ये किस राज्य से बिलोंग करते? तो अभी हमने देखा त्रिपुरा राज्य से ये बिलोंग करते हैं। विच कंट्री ऑफ ईस्ट अफ्रीका वॉज हिट बाय द ट्रॉपिकल साइक्लोन नेम्ड गैमन। तो यहाँ पे जो ट्रॉपिकल साइक्लोन हिट किया था वो मेडागास्कर में हिट किया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। रिसेंटली हाउ मेनी साइट्स हैव बीन एडेड टू द ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क। तो आपको मैंने बताया है कि रिसेंटली 18 ऐसी साइट्स है, इनमें से एक भी भारत की नहीं है, और इन साइट को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में यूनेस्को ने रिसेंटली शामिल किया है। नेक्स्ट है, वेयर इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन कॉपर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ओन बाय अडानी लोकेटेड। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट जहां पर सिंगल लोकेशन पे कॉपर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप किया गया है, किसके द्वारा? अडानी के द्वारा। कहां पर? आंसर हो जाएगा गुजरात में। What is the name of India's first AI based film? तो AI बेस्ड फिल्म की AI किस तरीके से मिसयूज होता है उस पे बेस्ड एक मूवी बनाई गई है, उस मूवी का नाम है ईरा। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, किस IIT ने ये जो इलेक्ट्रिक स्टैंडिंग व्हील चेयर न्यू स्टैंड को बनाया है? इस व्हील चेयर का नाम है न्यू स्टैंड, इसे बनाया है IIT मद्रास। वेरी गुड, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए, रिसेंटली तेजस का एडवांस वर्जन तेजस मार्क 1A की टेस्टिंग की गई। किसने की ये टेस्टिंग, ये पूछा जा रहा है। तो सही आंसर हो जाएगा HAL ने की, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने की। रिसेंटली इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट की क्लोजिंग सेरेमनी ऑर्गेनाइज की गई थी FAO ने। कहां पर ऑर्गेनाइज किया गया इसको? आंसर है रोम में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, who has been appointed the first female prime minister of Democratic Republic of Congo। तो कॉन्गो की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बन गई है? तो मैंने अभी बताया था, जुडिथ सुमिनवा तुलुका। ठीक है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल PIB की कौन बन गई है मनीष देसाई को रिप्लेस करके? आंसर तो आसान है, शेफाली सरन। नेक्स्ट है, एसोचैम के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? 2024-25 के लिए एसोचैम के नए प्रेसिडेंट संजय नायर बने हैं। नेक्स्ट, रिसेंटली विच पोर्ट इन इंडिया इमर्ज एज अ टॉप कार्गो हैंडलिंग पोर्ट? कौन सा है? पारादीप पोर्ट है। ओके। व्हाट इज द कैलिस्टो रिसेंटली सीन इन द न्यूज? तो कैलिस्टो क्या है जो रिसेंटली न्यूज में है? तो आंसर है कि ये जुपिटर का एक चंद्रमा है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ओजोन का पता लगाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, वो दो कौन सी कंट्री जिन्होंने रिसेंटली पार्शली ज्वाइन किया है सेंजांग एरिया फ्री ट्रेवल जोन इन यूरोप? सो आंसर है रोमानिया एंड बुल्गारिया, ऑप्शन बी। मियामी ओपन मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता है? तो मियामी ओपन मेन सिंगल का टाइटल इटली के टेनिस प्लेयर जेनिक सिनर ने जीता है। ठीक, ओके। What is the rank of India's GEM portal as an e-commerce platform in the world? तो e-commerce प्लेटफॉर्म में भारत की रैंकिंग 3rd पोजीशन पे है GEM की, 1st पे कोरिया, 2nd पे सिंगापुर आपको मिल जाएगा। ठीक,
अब पूछा गया है कि एकमात्र ऐसी कौन सी इंडियन वेट लिफ्टर है जिन्होंने पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। तो अभी हमने देखा टोक्यो ओलंपिक मेडलिस्ट रही हैं, नाम है मीराबाई चानू। NICES प्रोग्राम रिसेंटली न्यूज में था, जो कि किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है। तो 2012 से इस प्रोग्राम को ऑपरेट कर रहा है इसरो, ठीक है, जिसमें हमारे देश के साइंटिस्ट को इनवाइट किया जाता है कि हम साथ में मिलकर क्लाइमेट चेंज के लिए काम करेंगे। नेक्स्ट है, हु हैज रिसेंटली बिकम द इंडियाज टॉप रैंक चेस प्लेयर। तो इंडिया में नंबर 1 बन गए हैं अर्जुन एरगेसी, और इनकी वर्ल्ड रैंकिंग 9th पोजीशन पे आपको मिल जाएगी। हु वॉन द नेशनल खो खो चैंपियनशिप 23-24 मेंस टाइटल। तो मेंस टाइटल और वीमेंस टाइटल दोनों किसने जीता है? आंसर है महाराष्ट्र ने जीता है। आसान क्वेश्चन है, सब कुछ पढ़ा हुआ है, बनना चाहिए, और 30 में से 30 आंसर आना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, टाटा इंटरनेशनल के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बन गए? तो टाटा इंटरनेशनल के मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव सिंघल बन गए हैं, ऑप्शन सी। काठिया व्हीट रिसेंटली न्यूज में है, GI सर्टिफिकेशन मिला है, कहां से है? उत्तर प्रदेश से है। ओके, अभी टीबी रिपोर्ट के बारे में 4 बातें लिखी हैं, आपको बस बता देना है कि इनकरेक्ट कौन सी है। पहला स्टेटमेंट लिखा है कि जितना टीबी केसेस है उसमें से 60% मेल हैं और लगभग 39% फीमेल हैं और 0.04% ट्रांसजेंडर है, ठीक है। मॉर्टलिटी केसेस हमारे देश में जो रिपोर्ट हुए हैं, जो मेजोरिटी ऑफ केसेस रिपोर्ट हुए हैं वो गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर में हुए हैं। और यहाँ पे जो मॉर्टलिटी रेट है वो डिक्लाइन हुआ है, पहले ये 4.94 लाख था 2021 में, 2024 में 3.2 लाख हो गया है। और लगभग 80% केसेस यहाँ पर जो है वो प्राइवेट सेक्टर से हैं। तो अभी हमने देखा है कि प्राइवेट सेक्टर से तो आपको 30% केसेस ही देखने को मिल रहे थे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इनकरेक्ट है, बाकी सारा मामला सही है। रिसेंटली सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने अपना एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया है, किस लिए? अब जो भी इन्वेस्टर है उनकी कंप्लेंट को रिजॉल्व करने के लिए, और जो रिजॉल्व करने का टाइम पीरियड है ना वो भी कम कर दिया, 21 दिनों में 21 डेज में आपकी कंप्लेंट को रिजॉल्व किया जाएगा। तो आंसर है स्कोर 2.0, इस नए एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। नेक्स्ट, CMD ऑफ कोंकण रेलवे कौन बन गए हैं? तो CMD कोंकण रेलवे के संतोष कुमार झा बन गए हैं, ओके। नेक्स्ट है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन मतलब नेटो। अभी 4 अप्रैल को नेटो की 75th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया गया था। नेटो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में आपको नेटो का हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और सबसे नया नवेला यहाँ पे देश कौन है? तो आपने देखा 31 नंबर का फिनलैंड और 32वें नंबर का स्वीडन ने नेटो को ज्वाइन किया हुआ है। 32 कंट्री अभी आपको नेटो में मिल जाएंगी। नेक्स्ट है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली इंडिया का पहला होम ग्रोन जीन थेरेपी फॉर कैंसर कहाँ पर लॉन्च किया है? तो अब मैंने आपको CRT टेक्नोलॉजी के बारे में बताया था, तो कहां पर? IIT बॉम्बे में, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, रिसेंटली WHO ने एक AI बेस्ड हेल्थ प्रमोटर को लॉन्च किया है, उस प्रमोटर का नाम क्या है? तो मैंने आपको बताया था सरा उसका नाम है, जो कि हेल्थ को प्रमोट करेंगी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अलग अलग 8 भाषाओं में वो आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकती हैं। नेक्स्ट है, वेयर विल द इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली मैनेज स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बी बिल्ड बाय द 2930। तो इंडिया का पहला जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है वो कहाँ पे? पदूर कर्नाटका में सेटअप किया जाएगा 2029-30 तक, ठीक है। और ये है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे। इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। क्वेश्चन क्या कहता है कि अभी वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल लेजर को रिसेंटली अनवील किया गया है, और बेसिकली ये इन्वेंशन है 2018 के नोबेल फिजिक्स प्राइज विनर, जिनका नाम क्या है? जेरार्ड मोरो एंड डोना स्टिकलैंड। इनके आविष्कार पे आधारित ये वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल लेजर है। कहां पर अनवील किया गया है? और आप ये भी बता देना किस देश की कंपनी थेल्स इसे ऑपरेट करेगी, ठीक है। दोनों क्वेश्चंस के आंसर अपने स्कोर के साथ हमें आप कमेंट में बता सकते हैं। डन। तो आज के लिए हम इसे खत्म करते हैं। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज आप इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अपना स्कोर एंड क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर। शेयर कर सकते हैं आप अपने ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे और भी लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले अबाउट द करेंट अफेयर्स। और पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब तो करना ही करना है, एंड PDF के लिए टेलीग्राम अवेलेबल है। ओके, सो टेक केयर एंड बाय बाय।